नमस्कार, आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लघु पाराशरिक के 9 और 2 श्लोक की व्याख्या करेंगे। ये श्लोक, इससे पहले जो हमने श्लोक पढ़े थे उसमें केंद्र, त्रिकोण और त्रिषडाय के मालिक कोई ग्रह बनता है तो वो कैसा फल करता है। ये जो श्लोक आया है, अपने 11 भाव पूरे हो चुके थे, दूसरा भाव और 12 भाव का मालिक कैसा फल करता है वो भी इससे पहले श्लोक में पढ़ा कि भाई उसकी दूसरी राशि के अनुरूप वो फल करता है। अब एक भाव बचा था, वो बचा था 8वां, कि अष्टम भाव का मालिक कैसा फल करता है। तो यहाँ पे अष्टम भाव का मालिक कैसा फल करता है उसके लिए श्लोक आया है। तो श्लोक है, भाग्य व्याधि पत्तेना रंद्रेशोना शुभप्रद स एव शुभ संधाता लग्नादिशोपि चैत स्वयं। भाग्य व्याधि पत्तेना, भाग्य का व्यय करता है। भाग्य भाव कुंडली में ये 9वां भाव होता है, ये भाग्य भाव है। तो भाग्य का व्यय करने वाला, भाग्य व्याधि धीपति, भाग्य का व्यय करने वाला पति। अब कुंडली में एक ऐसा होता है कि पिछला भाव अगले भाव का व्यय करता है। जैसे लग्न का व्यय करता है द्वादश भाव, लग्न का व्यय द्वादश भाव करता है, द्वादश भाव का व्यय एकादश भाव, जस्ट पीछे वाले भाव आगे वाले भाव का व्यय करता है, उसकी हानि करता है। तो भाग्य का व्यय कौन करेगा? अष्टम भाव। भाग्य का व्यय करेगा अष्टम भाव। तो लिखा है कि भाग्य व्याधि पत्तेना, कि भाग्य का व्यय करने के कारण अष्टम का मालिक, भाग्य का व्यय करने के कारण पत्तेना पति, अष्टम का पति रंध्रेशो, रंध्र मतलब होता है छिद्र, छिद्र छेदन, छेद, आयु का छेदन। अष्टम भाव आयु का होता है, तो आयु का छेदन करने वाला, इसलिए इसको रंध्र भी कहा गया है। रंध्र मतलब अष्टम भाव। तो रंध्रेशो, रंध्र का मालिक, अष्टम का मालिक। बात वही है कि भाग्य का व्यय करने वाला कौन भाव बना? अष्टम। और एक दूसरा शब्द आया रंध्र भाव, उसको भी अष्टम भाव कहते हैं। रंध्रेशो अष्टम का मालिक, ना शुभ प्रदा, वो शुभ नहीं होता है। भाग्य का व्यय करता है, इसीलिए अष्टम का मालिक कभी भी शुभ फल नहीं दे सकता है। साधारणतः हम ये सोचते हैं कि अष्टम का भाव, अष्टम से मृत्यु देखी जाती है, असाध्य रोग है, बीमारी देखी जाती है, इसलिए अष्टम भाव अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि अष्टम भाव को इसलिए अच्छा नहीं कहा गया क्योंकि वो अगला भाव, नवम भाव, जो भाग्य का भाव है, इसका वो व्यय करता है। इसीलिए कुंडली में सबसे अच्छा भाव कौन सा होता है? भाग्य। हमारे जीवन में सबसे अच्छी चीज कौन सी है? किस्मत। वो हमारा साथ है, सब काम हो जाते हैं। अब उस लक, भाग्य, किस्मत का ही व्यय करने वाला होता है अष्टम भाव, इसलिए उसको कुंडली में अच्छा नहीं कहा गया। तो भाग्य का व्यय करता है, इसलिए अष्टम भाव का मालिक कभी भी शुभ फल नहीं करता है। जब जब अष्टम भाव के मालिक की दशा कुंडली में आएगी, व्यक्ति का जीवन में जो प्रगति है, तरक्की है, वो नीचे आएगी, रुकेगी, व्यक्ति परेशान होगा। अष्टम भाव की मालिक की दशा में व्यक्ति परेशान होता है। अब इन्होंने एक और एक कंडीशन डाल दी कि अष्टम का मालिक भी शुभ फल दे सकता है। किन परिस्थिति में? तो लिखा है कि स मतलब वह, एवं शुभ संधाता, संधाता देने वाला, वह शुभ फल देने वाला होता है यदि लग्नाधि, लग्न का भी अधिपति, शोपी चैत स्वयं, यदि वो खुद लग्नाधि, यदि वो खुद लग्न का मालिक भी है तो फिर वो शुभ फल दे सकता है। ये कह रहा है कि अष्टम भाव का मालिक जो ग्रह बनता है, उसकी दूसरी राशि लग्न में है तो वह शुभ फल देने वाला होता है। ऐसा 2 ही लग्नों में होता है, एक मेष लग्न में और एक तुला लग्न में। मेष लग्न ये है, अष्टम का मालिक मंगल है और लग्न का मालिक भी मंगल बना है। मंगल की राशि मेष और वृश्चिक, अष्टम का मालिक मंगल, लग्न का मालिक मंगल। तो यहाँ पे अष्टमेश को अष्टम का दोष नहीं लगेगा, वो मंगल खराब फल नहीं करेगा क्योंकि उसकी दूसरी राशि लग्न में है। ऐसा तुला लग्न में भी होता है। तुला लग्न में यहाँ पे अष्टम का मालिक शुक्र बना है, वृषभ राशि, वृषभ का मालिक शुक्र है और लग्न का मालिक तुला राशि लग्न में है, तो लग्न का मालिक है शुक्र। तो अष्टमेश ही लग्नेश बना है, तो यहाँ पे अष्टम का मालिक शुक्र होने से दोष नहीं लगेगा। इन परिस्थिति 2 लग्नों में अष्टम भाव का मालिक खराब फल नहीं देता है। बाकी यहाँ पे देखो, मंगल ही लग्न का मालिक है वृश्चिक में, पर अष्टम भाव में बुध की राशि पड़ी है,
मिथुन, और बुध की दूसरी राशि है एकादश भाव में। यहाँ अष्टमेश का दोष लगेगा, बुध अष्टम भाव का मालिक खराब फल करेगा। तो पहला श्लोक ये है कि अष्टम भाव का मालिक कभी भी शुभ फल नहीं करता है। हाँ, यदि अष्टम का मालिक लग्न का मालिक भी है, जो मेष और तुला लग्न में होता है, तो वैसी परिस्थिति में अष्टमेश शुभ फल करेगा। अगला श्लोक है केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो मारकत्वेपि च तयोर मारक स्थान संस्थिति। केंद्राधिपत्य दोषस्तु, केंद्र का दोष लगता है, केंद्र का अधिपति, दोषस्तु दोष लगता है बलवान सबसे ज्यादा गुरु शुक्रयो, गुरु और फिर शुक्र को। केंद्र का मालिक होने से गुरु और शुक्र को केंद्र का दोष लगता है। मारकत्वेपि च तयोर मारक स्थान संस्थिति, क्यों मारक का मालिक होके मारक में बैठ जाए तो और दोषकारी वो हो जाता है। केंद्र का मालिक होने से गुरु और शुक्र को केंद्र का दोष लगता है। और यदि वो केंद्र सप्तम का मालिक मारक भाव कौन सा है 2 और 7, तो केंद्र में कौन सा पड़ेगा मारक 7वां। मारक होता है 2 और 7, पर केंद्र में कौन सा मारक है 7। तो यहां बात कर रहे हैं मारक तयोर मारक स्थान संस्थिति, किस मारक सप्तम भाव कि वो केंद्र का मालिक हो। केंद्र भाव कौन कौन सा है 1, 4, 7, 10, इसमें से मारक कौन सा है 7वां। तो कोई भी ग्रह 1, 4, 7, 10 का कोई भी, मतलब गुरु और शुक्र की बात है कि गुरु और शुक्र 1, 4, 7, 10 के मालिक बनेंगे तो उनको केंद्र के मालिक होने का दोष लगता है। लेकिन वो सप्तम का मालिक होगा तो और दोषकारी होगा, क्योंकि वो मारक भाव है और वो सप्तम में ही बैठ जाएगा तो और दोषकारी हो जाएगा। जैसे सप्तम भाव में गुरु बैठ जाए खुद की राशि में, धनु या मीन का, तो शिक्षा तो अच्छी रहती है लेकिन विवाह बहुत विलंब से होता है। ऐसे कुछ दोष भी है तो कुछ गुण भी है। पर यहां बताया गया कि केंद्र का मालिक गुरु और शुक्र होगा तो उनको दोष लगेगा, उनका जो फल है, जो बहुत बढ़िया फल होता है, वो फल में कमी आ जाएगी। और मारक का मालिक होने पर और ज्यादा दोषकारी होते हैं, और मारक में ही बैठने पर और ज्यादा दोषकारी बताए गए हैं। मारक कतेपि च तयोर मारक स्थान संस्थिति, वो मारक में ही बैठ जाते और दोषकारी हो जाते हैं। तो 4 सौम्य ग्रहों को केंद्र का दोष लगता है, मैंने पिछले श्लोक में बताया था, गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा। अब बुध और चंद्रमा का श्लोक आगे आएगा, अभी केवल गुरु और शुक्र का श्लोक है। तो बलवान सबसे ज्यादा दोष गुरु को लगता है, उसके बाद शुक्र को, क्योंकि सबसे अच्छा ग्रह जो है, अच्छा फल देने वाला, वो गुरु ग्रह होता है। तो जो सबसे अच्छे हम फल की उम्मीद कर सकते हैं, जीव कहा गया, जीवन दाता है गुरु। यदि उसमें थोड़ा भी दोष होगा तो उसको ज्यादा दोषकारी